आज हम कम्युनिटी की बात करेंगे। जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसे आप पढ़कर देखिएगा। उसमें आपको जो जानकारी लेनी है वो सिर्फ ये लेनी है कि हम किस प्रकार से हमारे एनवायरनमेंट को सस्टेन करके रख सकते हैं, उसके इम्बैलेंस को ख़त्म कर सकते हैं। तो वो एक बार आप पढ़ करके देख लीजिएगा। नहीं समझ में आता तो फिर आपको हम बता देंगे। आज हम कम्युनिटी शुरू करने जा रहे हैं। समुदाय पारिस्थितिकी या कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी शब्द जो है, समुदाय, ये आपने बहुत जगह सुना होगा, कई जगह इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बातें करें या प्लांट्स के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो समुदाय या पादप समुदाय या समुदाय पारिस्थितिकी वो पारिस्थितिकी होती है जिसके अंतर्गत आप कई प्रकार की पादप जातियों को आप पढ़ते हैं, उनके बारे में जानकारी रखते हैं। तो कम्युनिटी में जाने से पहले हम सबसे पहले बात करें, अगर हम एक तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल जो इनका वो है स्ट्रक्चर एनिमल्स का या प्लांट्स का, तो हम शुरू करें अगर कोशिका से। यूनिट ऑफ लाइफ इज़ अ सेल। सेल के बाद टिश्यू की बात करते हैं, टिश्यू के बाद हम ऑर्गन की बात करते हैं, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद हम एक पूरे प्लांट की बात करते हैं। एक इंडिविजुअल प्लांट और एक ही प्रकार का इंडिविजुअल प्लांट, अगर उसके जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल प्लांट्स को ले लें एक ही प्रजाति के, तो ये सारे जो बहुत सारे एक ही प्रजाति के जो पादप होंगे वो कहलाएंगे पॉपुलेशन। ये देखिए आप इस चित्र में, पादप समष्टि यानी पादपों की पॉपुलेशन, एक ही प्रकार के पादप हैं। जंतुओं में देखें आप, ये एक ही प्रकार के जंतु हैं, तो वो जंतुओं की एक ही स्पीशीज़ के बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, तो उन्हें हम कहेंगे एनिमल पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन आपके इसमें कोर्स में या आपके सिलेबस में नहीं है, पर कम्युनिटी को समझने के लिए आपको पॉपुलेशन का समझना बहुत ज़रूरी है। तो पॉपुलेशन क्या हुई ही, एक ही प्रजाति के बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं उन सब को हम उसकी पॉपुलेशन कहते हैं। तो प्लांट कम्युनिटी, प्लांट पॉपुलेशन एंड एनिमल पॉपुलेशन, जब ये दोनों एक साथ मिल गए तो दोनों जब इंटरमिंगल हो गए एक दूसरे में, तो ये कहलाने लगा समुदाय। ठीक इसी प्रकार से पादपों के साथ होता है। दैट इन नेचर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन एसोसिएशन विद ईच अदर। प्रकृति में या प्राकृतिक रूप से आप देखें तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे के सह संबंध के साथ में वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। So a group of several species, maybe of plants or animals or plants and animals both. So a group of several species यानी बहुत सारी species living together with mutual tolerance, adjustment, यानी सब वहाँ पर एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके रह रहे हैं, and beneficial interaction, उनके आपस में एक दूसरे के साथ फ़ायदेमंद वो है, उनके इंटरेक्शंस एक दूसरे को हार्म नहीं कर रहे, इन अ नेचुरल एरिया इज़ नोन एज कम्युनिटी। तो समुदाय की जो एक फुल फ्लैज्ड डेफिनेशन है वो ये है, अ ग्रुप ऑफ सेवरल स्पीशीज लिविंग टुगेदर विद म्यूचुअल टॉलरेंस एंड बेनिफिशियल इंटरेक्शंस इन अ नेचुरल एरिया। सो व्हाट इज़ अ कम्युनिटी? कम्युनिटी या समुदाय वो होता है जिसमें बहुत सारी प्रजातियां एक साथ रहती हैं, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हुए और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हुए, उसको हम समुदाय कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक फॉरेस्ट का एग्जांपल हम लें तो फॉरेस्ट एक समुदाय कम्युनिटी कहलाता है। अ ग्रासलैंड, अ डेजर्ट, अ पॉन्ड आर नेचुरल कम्युनिटीज़। ये सब नेचुरल कम्युनिटीज़ हैं जो कि नेचर ने बनाई हुई हैं। डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट अ बायोटिक कम्युनिटी। एक जैविक समुदाय का निर्माण कौन करते हैं? जब एक स्थान पर, एक आवास स्थान पर जितने प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं तो हम उसे बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। अगर हम बात करें सिर्फ प्लांट्स की तो वो प्लांट कम्युनिटी कहलाएगी। अगर हम बात करें एनिमल्स की, ओनली असेंबलेज ऑफ प्लांट्स, प्लांट कम्युनिटी, ओनली असेंबलेज ऑफ एनिमल्स, एनिमल कम्युनिटी। सो द स्टडी
of the relationships of plants and animals making up a natural community is termed as community ecology. जो शुरू में आपको हमने शब्द बताया था कम्युनिटी इकोलॉजी या समुदाय पारिस्थितिकी, तो क्या है समुदाय पारिस्थितिकी? वो है द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मेकिंग अप अ नेचुरल कम्युनिटी, जो दोनों मिलकर के एक नेचुरल कम्युनिटी बनाते हैं और उसको हम स्टडी करते हैं, वो कहलाती है कम्युनिटी इकोलॉजी। जो सिन इकोलॉजी वर्ड देखिए आया है, आपको शुरू में हमने बताया था ऑट इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी, दो शब्द थे, स्व पारिस्थितिकी और सिन इकोलॉजी, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, काफ़ी सारे पादपों को साथ में लेकर चलते हैं। सो अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ इज़ कॉमनली नोन एज पॉपुलेशन। ये आपको हम पहले बता चुके हैं। जो कम्युनिटी की डेफिनेशन है वो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दी अपने अपने अनुसार। लाइक ऑस्टिन ने 1956 में दिया था और कहा था दैट व्हाट इज़ अ कम्युनिटी, एन एग्रीगेशन ऑफ लिविंग प्लांट्स हैविंग म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स एंड विद द एनवायरनमेंट। अर्थात एक स्थान पर एक ही प्रजाति की जो या अलग अलग प्रजाति के पौधे जब आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाते हुए रहते हैं और वातावरण के साथ भी वो म्यूचुअल रिलेशनशिप के साथ में रहते हैं, उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। फ्रेडरिक क्लीमेंट ने दी थी, उन्होंने कहा एज अ कोहेरेंट यूनिट ऑफ स्टडी फॉर इकोलॉजिस्ट, कि कम्युनिटी क्या है, एक तरह की कोहेरेंट यूनिट है पढ़ाई कराने के लिए या पढ़ने के लिए। सो इट्स ए मेटाफॉर ऑफ द कम्युनिटी। अगर आप देखें, मेटाफॉर होता है एक तरह का उपमा दे देना किसी चीज़ को। मेटाफॉर ऑफ द कम्युनिटी क्या हो गया? एज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। अगर हम कम्युनिटी को एक जटिल एक प्रकार से या सुपर पावर या कह लीजिए सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह से हम लें तो भी हम इसको पढ़ सकते हैं। सो इसके मिश्रा और पुरी जो हैं इंडियन इकोलॉजी के जो एक तरह से पुरोधा हैं, मिश्रा एंड पुरी, इनका ओपिनियन ये था कि क्लीमेंट जो कह रहे हैं दैट इज़ ऑल राइट, और उन्होंने भी इसको अपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के साथ ही बताया दैट कम्युनिटी एज एनी यूनिट ऑफ वेजिटेशन वेदर डेवलपमेंटल और क्लाइमैक्स इन स्टेटस, कि कम्युनिटी वो होगी जो कि अपनी अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजर रही है, क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है, तो आप उसे एक यूनिट ऑफ वेजिटेशन मान के चल सकते हैं। उसको ऐसे नहीं कह सकते कि ये अभी बीज है तो हम इसे कम्युनिटी नहीं कहेंगे, या इसमें ये अभी सीडलिंग स्टेज में है। तो उन्होंने कहा कम्युनिटी एज एनी यूनिट ऑफ वेजिटेशन वेदर डेवलपमेंटल और क्लाइमैक्स इन स्टेटस। तो ये कम्युनिटी की अलग अलग परिभाषाएं आपकी बुक्स में भी दी हुई हैं। आपको जो सूट करती है या आपको जो पढ़ने में अच्छी लगती है, जो समझ में आती है, आप उसे याद कर लें। अब ये कम्युनिटी हम इतनी देर से कर रहे हैं तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ हो गई, जैसे फॉरेस्ट कम्युनिटी। सपोज़ एक जगह से फॉरेस्ट ख़त्म हो रहा है लेकिन ग्रासलैंड शुरू हो रहा है, या एक जगह से डेजर्ट ख़त्म हो रहा है और एक जगह ग्रासलैंड शुरू हो रहा है। ये जो एक तरह का अलग अलग कम्युनिटी है, तो जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनकी अपनी लिमिट्स भी होती हैं। ऐसा नहीं कि वो बिना लिमिट्स के होती हैं, क्योंकि एक के बाद दूसरा जब जैसे ही सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस बदलती हैं, वेजिटेशन भी बदलती है। तो ईच कम्युनिटी जो है इट हैज़ इट्स लिमिट, और वो जगह जहाँ पर दो कम्युनिटीज़ मिलती हैं उसे हम इकोटोन के नाम से जानते हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज़ इकोटोन। तो आप कह सकते हैं कि समुदाय जो होते हैं उनकी जैसे सीमा होती है, तो जो दो समुदाय जहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं या वो प्लेस जहाँ दो समुदाय की सीमा मिलती है उसको हम इकोटोन कहते हैं। अब इस कम्युनिटी को आपने देखा, जैसे हमने सेल से शुरू करके पॉपुलेशन और पॉपुलेशन से हम कम्युनिटी पर आए, तो आपकी बुक्स में ये अलग अलग तरीके से चीज़ें दी हुई हैं। किसी बुक में उनको अलग पॉइंट्स के साथ में डिफाइन कर रखा है, लेकिन अगर आप उसे पढ़ेंगे तो वो अल्टीमेटली वो आपको अच्छे से जब आप पढ़ लेंगे तो समझ आएगा कि वो एक ही चीज़ है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपकी कुछ बुक्स में ये अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को दिया हुआ है। स्ट्रक्चर जैसे आपके कोर्स में जो सिलेबस में है दैट इज़ कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कम्युनिटी के क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, किस प्रकार से कम्युनिटी वर्क करती है, और उसको स्टडी करने के लिए कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कुछ शब्दों का हेरफेर है, बाकी किताबों में जो दे रखा है बेसिक चीज़ वही है।
जैसे एक बुक में वो डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी के नाम से, कि समुदाय की संरचना कैसे आप उसे पढ़ सकते हैं। दूसरी बुक कहती है उसके टूल्स ऑफ, जो है कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए टूल्स। पॉइंट्स वही है, एनालिटिकल, सिंथेटिक, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। तो आपको घबराना नहीं है, आपकी बुक जैसे कहती है आप सिर्फ उसी तरीके से उसे याद रखें, बाकी जो चेंजेस हैं वो आपको हम बता ही रहे हैं। सो द स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी को पढ़ने के लिए जो टूल्स आपको चाहिए या किन पॉइंट्स के आधार पर पढ़ सकते हैं, तो एक बुक कहती है दैट एनालिटिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम पढ़ सकते हैं, एंड दे आर ऑफ 2 टाइप्स, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। सेकंड, सिंथेटिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं। देन दे से इन अनदर बुक दैट स्पीशीज डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी एंड लोकल डाइवर्सिटी, अर्थात प्रजाति किस प्रकार से भिन्न भिन्न हो सकती है। देन को एग्जिस्टेंस, उनका सह अस्तित्व कैसे होता है। इंटरडिपेंडेंसी, वो एक दूसरे पर कैसे डिपेंड कर सकते हैं। स्पीशीज़ डोमिनेंस, स्ट्रैटिफिकेशन, जिसमें स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब स्ट्रेटास को आप पढ़ें। अगर आप ग्रासलैंड की बात करें, कैसे आप स्ट्रेटा को समझ सकते हैं, वो आपको हम बता रहे हैं। तो जो स्ट्रैटिफिकेशन है उसमें, जैसे ग्रासलैंड में आप क्या देखेंगे, सबसे नीचे वाली लेयर है जिसे सबटेरेनियन लेयर कहेंगे। उसके बाद ऊपर की ग्राउंड लेयर आ गई, फिर ग्राउंड के जस्ट ऊपर की तरफ वो घास उगती है, वो हर्बेशियस लेयर हो गई। तो एक ग्रासलैंड में आपको 3 स्ट्रेटा नज़र आते हैं। अगर आप फॉरेस्ट की बात करें तो उसमें सबटेरेनियन होगा, ग्राउंड होगा, हर्बेशियस होगा, फिर अंडर स्टोरी होगा, क्योंकि फॉरेस्ट में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो पेड़ के नीचे भी तो कुछ पौधे उगते हैं, तो अंडर स्टोरी वाले आ गए। और फ्री, उसका सबसे ऊपर वाली ट्री लेयर होगी। तो ये अलग अलग उस तरह से आप स्ट्रेटा की हम बात करेंगे बाद में। फिर दे रखा है सक्सेशन, कि पादप अनुक्रमण कैसे होता है। तो ये जो कुछ हैं। फिर 7th है ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, यानी खाद्य जो उनका किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। तो एक बुक में ये 7 पॉइंट्स को लेकर के उसने डिफाइन कर रखा है, दूसरी बुक में और दूसरे तरीके से। तो हम आपको कोशिश करेंगे कि ये सारे पॉइंट्स हम कवर करते हुए आगे चलें। आप उन पॉइंट्स के हिसाब से पढ़िएगा, पॉइंट्स के आधार पे पढ़िएगा। सो फील्ड ऑफ सीन इकोलॉजी कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट कम्युनिटी इज कॉल्ड एज फाइटोसोशियोलॉजी। ये जो आपको हम छोटे छोटे जो डेफिनेशंस या वर्ड्स बता रहे हैं, इन ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो व्हाट इज़ फाइटोसोशियोलॉजी? फाइटोसोशियोलॉजी जो है वो सिन इकोलॉजी का एक फील्ड है, जो किससे संबंध रखता है, पादप समुदाय की संरचना और उसके वर्गीकरण से। Now we talk about the characters used in study of community structure. किस प्रकार से आप कम्युनिटी स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हैं, उसमें कौन कौन से आपको कैरेक्टर्स इंक्लूड करने हैं। सो वी स्टार्ट विद द एनालिटिकल कैरेक्टर्स, एंड दीज कैरेक्टर्स आर ऑफ 2 टाइप, क्वांटिटेटिव जिसमें आपको संख्यात्मक पढ़ना है, और क्वालिटेटिव जिसमें आपको उसकी गुणवत्ता देखनी है, गुणात्मक। जो क्वांटिटेटिव जो इसके हैं कैरेक्टर्स, उसमें फ्रीक्वेंसी की हम बात करेंगे, कि अगर कहीं कोई पादप समुदाय मौजूद है तो उसकी आवृत्ति पता कैसे करेंगे। सो फ्रीक्वेंसी डिनोट्स द होमोजीनिसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस स्पीशीज इन द इकोसिस्टम्स। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें किस प्रकार से अलग अलग प्रजाति के जो पौधे हैं वो बिखरे पड़े हैं, उनका आप कैसे पता लगाएंगे फ्रीक्वेंसी का। तो उसका एक फॉर्मूला है, उसको हम क्वाड्रेट, देखिए आप 3rd ईयर जो है वो प्रैक्टिकल में क्वाड्रेट के जरिए ये सारे करती है प्रैक्टिकल्स। फ्रीक्वेंसी का पता लगाना, किसी भी कम्युनिटी का डेंसिटी का पता लगाना, अबंडेंस का पता लगाना, डोमिनेंस का पता लगाना। तो ये एक कम्युनिटी का पता लगाने का होता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कितनी मात्रा में किस प्रकार से पौधे मौजूद हैं, कौन कौन सी प्रजाति के ज़्यादा हैं, कौन से कम हैं। तो फ्रीक्वेंसी आप पता लगा सकते हैं क्वाड्रेट के जरिए। क्वाड्रेट एक 1/1 का, यानी 1-1 मीटर की लोहे की रॉड्स होती हैं, वो चारों एक दूसरे से चारों एक आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और उसको हम स्क्वायर को बोलते हैं क्वाड्रेट। ये क्वाड्रेट हम हर कम्युनिटी में जहाँ भी हमें स्टडी करना होता है उसे डालते हैं, और उसके अंदर जितने भी पादप आते हैं, कितने प्रकार के पादप आए, कितनी संख्या में आए, ये ऐसे हम अलग अलग सैम्पलिंग यूनिट्स के आधार पे करते हैं। हम 5 सैंपल्स हमें करने हैं, 10 सैंपल करना है, तो वो सैम्पलिंग यूनिट्स कहलाती है कि कितनी बार हमने क्वाड्रेट को एक पर्टिकुलर प्लेस पर डाला। जब आपको हम प्रैक्टिकल्स के बारे में बताएंगे, करवाएंगे, तो आपको ये जल्दी समझ में आएगा। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी और आवृत्ति।
आवृत्ति डिनोट्स द होमोजेनिसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस स्पीशीज इन द इकोसिस्टम। इसको आप कैसे फॉर्मूले से पता लगाएंगे, तो नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स, कितनी सैम्पलिंग यूनिट्स हमने, सपोज हमने 10 लिए, इन विच पर्टिकुलर स्पीशीज अकर्स, हमने किसी एक पौधे को लिया और ये देखा कि इन 10 यूनिट्स जो है, हमने कितनी यूनिट्स में ये आया, हमने एक जगह डाला उसमें नहीं आया, दूसरी जगह डाला आया, तीसरी चौथी जगह नहीं आया। तो जो क्वाड्रेट जो 1 का 1 मीटर का जो वो एक स्क्वायर सा है, उसको डाल के हम उसके अंदर देखते हैं कितने पौधे मौजूद हैं, कौन से नहीं हैं। टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स स्टडीड, यानी अगर हमने ये तय कर रखा है कि हम 10 सैम्पलिंग यूनिट्स करेंगे, यानी 10 जगह क्वाड्रेट को डालेंगे, तो कितने क्वाड्रेट्स में वो पौधा आया, वो स्पीशी आई, और कितने टोटल आपने यूनिट्स ली, कितनी जगह उस सैंपल को लिया आपने। ये जो आप निकालेंगे इसका, उसको आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी। देन डेंसिटी की हम बात करें तो डेंसिटी जो होती है वो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होती है किसी भी स्पीशीज़ की, इन रिलेशन टू अ डेफिनेट यूनिट स्पेस इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। किसी यूनिट स्पेस में कितने पौधे मौजूद हैं वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। इसको आप कैसे निकालेंगे, तो अगर आप इसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालना चाहें तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज इन ऑल द सैम्पल प्लॉट्स, कितने इंडिविजुअल्स सारे जितनी बार आपने उसे डाला उसमें मौजूद हैं, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल प्लॉट्स स्टडीड, आपने टोटल कितना तय किया है, कितनी आपने स्टडी की है। अगर 10 जगह डाला है तो वो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल प्लॉट्स हो गए, और टोटल नंबर उन 10 में कितने इंडिविजुअल्स आए, अगर आप उसका निकालेंगे आप रेशो, तो डेंसिटी आ जाएगी। देन अबंडेंस, यानी अधिकता उनकी कितनी है, ये निकालने के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज इन ऑल द सैम्पलिंग यूनिट्स, ठीक है, सारी सैम्पलिंग यूनिट्स जो डाली आपने उसमें कितना नंबर है उन इंडिविजुअल्स का, अपॉन नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन विच द स्पीशीज अकर्ड। उसके नीचे आपको कौन सा नंबर लिखना है, टोटल नंबर आपने देखा कि कितनी सैम्पलिंग यूनिट्स आपने देखी इंडिविजुअल्स की, और कितने जो स्पीशीज़ आई है वो कितनी सैम्पल यूनिट्स में आई। समझ में आया आपके? सपोज आपने 10 जगह वो डाला, लेकिन 10 में उसमें 100 पौधे इंडिविजुअल्स के आए, तो 100 हो गया ऊपर। एंड नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स 100 हुआ, लेकिन सैम्पलिंग यूनिट्स जिनमें वो आए अगर वो 8 है तो आप 100/8 करेंगे। तो इस तरह से आपको अबंडेंस इसकी निकालनी है। जो किसी भी कम्युनिटी की आप अबंडेंस अगर निकालना चाहें तो इस प्रकार से आप अबंडेंस को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम आगे पढ़ेंगे